हम में से लगभग सभी ने कमला हॉरर गेम का नाम जरूर सुना होगा। किसी ने इसे खेला होगा तो किसी ने YouTube पर इसके गेम प्ले देखे होंगे। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद बहुत कम लोगों को पता है। आखिर कमला कौन थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि एक साधारण लड़की अचानक एक खतरनाक ताकत के कब्जे में आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमला खुद बुरी थी या फिर इस पूरी स्टोरी के पीछे कोई और था? आज की स्टोरी में हम कमला की जिंदगी से जुड़ी उन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने धीरे धीरे उसे एक आम इंसान से एक डरावने रहस्य में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1960 एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कमला। कमला का बचपन बाकी बच्चों की तरह ही बीता। वह पढ़ाई करती थी, घर के कामों में परिवार का हाथ बंटाती थी और अपने भविष्य को लेकर कई सपने देखा करती थी। समय गुजरता गया और कमला बड़ी हो गई। अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। काफी तलाश के बाद उन्हें एक रिश्ता मिला। लड़का एक बेहद संपन्न परिवार से था। उसका नाम था सूरज प्रभाकर। प्रभाकर परिवार के पास एक बहुत बड़ी हवेली थी जो देखने में जितनी शानदार थी, उसके अंदर छिपे रहस्य उससे कहीं ज्यादा डरावने थे। कमला के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी एक अमीर और अच्छे परिवार में जाएगी और पूरी जिंदगी आराम से रहेगी। किसी को क्या पता था कि जिस हवेली को वे कमला के लिए खुशियों का घर समझ रहे हैं, वही हवेली आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद बनने वाली थी। 1980 के आसपास कमला और सूरज की शादी हो गई। शादी के बाद कमला अपने नए घर यानी प्रभाकर परिवार की हवेली में आ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। घर में रस्में हो रही थीं, रिश्तेदार आ जा रहे थे और नई दुल्हन के आने की खुशी मनाई जा रही थी। पर कुछ ही दिनों के बाद कमला को इस घर में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे बार बार लगता कि कोई उसके आसपास मौजूद है। कभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कमरे में वह अकेली नहीं है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। कमला ने इन बातों को किसी के सामने नहीं रखा। उसे डर था कि परिवार वाले उसे गलत समझेंगे, और वैसे भी घर में उसकी शादी को लेकर सभी बेहद खुश थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस खुशी में कोई परेशानी आए। कमला को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि मामला सिर्फ उसका वहम नहीं है। हवेली में सचमुच कुछ ऐसा था जिसे वह देख नहीं पा रही थी। 31 दिसंबर 1980 यह दिन प्रभाकर परिवार के लिए हमेशा के लिए यादगार बनने वाला था। खुशी की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना की वजह से जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। उस दिन कमला का बिहेवियर अचानक पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रही थी। सूरज और उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमला के साथ क्या हो रहा है। जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिवार के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। तभी कमला अचानक कमरे में रखी एक ऊंची अलमारी के पास गई और देखते ही देखते वह उस पर चढ़ गई। परिवार के लोग उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगे, पर कमला उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। वह अजीब आवाज में उन्हें गालियां देने लगी और ऐसी बातें कहने लगी जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ समय पहले तक शांत रहने वाली कमला अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई। तभी कमला ने अलमारी से छलांग लगा दी और उसने सूरज के पिता पर हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि परिवार के लोग डर के मारे पीछे हट गए। कमला का बिहेवियर किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी ताकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी दूसरी ताकत ने अपने वश में कर लिया हो। सूरज और उसकी माँ के सामने जो कुछ हुआ, उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा खौफनाक दिन नहीं देखा था। अब सूरज को यकीन हो चुका था कि यह कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। सूरज ने फैसला किया कि अब डॉक्टर से ज्यादा जरूरत किसी ऐसे व्यक्ति की है जो इन अलौकिक चीजों को समझ सके। उसने एक तांत्रिक से संपर्क करने का फैसला किया, पर उससे पहले सूरज ने हवेली को छोड़ने की तैयारी कर ली। कमला को हवेली के अंदर ही बंद कर दिया और जाते समय हवेली के मेन दरवाजे पर आग लगा दी ताकि कमला बाहर न निकल सके। इसके बाद सूरज अपनी माँ और परिवार के बाकी लोगों के साथ वहां से भाग गया। जाने से पहले उसने तांत्रिक के नाम एक पत्र छोड़ा। उस पत्र में हवेली में हुई घटनाओं के बारे में लिखा था। कुछ समय बाद वह पत्र तांत्रिक तक पहुंचा। पत्र पढ़ते ही वह समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है। उसे अंदाजा हो गया था कि कमला के ऊपर किसी खतरनाक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। वह ज्यादा समय बर्बाद किए बिना उसी हवेली की तरफ निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा
तो हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास आग लगी हुई थी। तांत्रिक ने किसी तरह आग बुझाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल देखकर उसके भी कदम कुछ पल के लिए रुक गए। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। तांत्रिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने कमला खड़ी थी। उसकी हालत देखकर तांत्रिक भी समझ गया कि उसका शक सही था। कमला के अंदर कोई साधारण बीमारी नहीं थी। उस पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा था। उसे पता था कि अगर कमला को बचाना है तो इस शक्ति को उसके शरीर से निकालना होगा। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा करने का फैसला किया। उस पूजा के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी और उन चीजों को ढूंढने के लिए उसे पूरी हवेली की छानबीन करनी पड़ी। वह एक एक कमरे में गया, पुराने सामान की जांच की, अलग अलग जगहों पर रखी चीजें ढूंढी। इसी दौरान उसे कुछ ऐसे पत्र भी मिले जिन्हें सूरज ने हवेली में छोड़ा था। इन पत्रों ने पूरी स्टोरी को एक नया मोड़ दे दिया। तांत्रिक को पता चला कि सूरज का एक भाई भी था, विराज प्रभाकर। विराज भी इसी हवेली में रहता था, लेकिन उसकी कुछ गतिविधियां बेहद रहस्यमयी थीं। वह अक्सर हवेली के बेसमेंट में जाया करता था। काफी समय तक किसी को पता नहीं था कि वह वहां क्या करता है। उसके बेसमेंट में जाने के बाद हवेली के माहौल में अजीब बदलाव महसूस होने लगे थे। जैसे जैसे तांत्रिक ने पुराने पत्र पढ़े, उसके सामने एक और बड़ा राज खुला। विराज को बचपन से ही कमला पसंद थी। कमला को भी इस बात का पता चल गया था। उसे डर था कि अगर परिवार को इस बात का पता चला तो बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। तांत्रिक को शक होने लगा कि कमला के साथ जो कुछ भी हुआ है वह महज संयोग नहीं था। इस पूरी घटना के पीछे विराज का हाथ हो सकता था। अब उसके सामने दो काम थे। पहला, कमला के शरीर से उस बुरी शक्ति को बाहर निकालना, और दूसरा यह पता लगाना कि उस शक्ति को कमला तक पहुंचाया किसने था। तांत्रिक ने आखिरकार अपनी पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा आगे बढ़ी, कमला का व्यवहार और ज्यादा खतरनाक हो गया। वह चीखने लगी, कभी तांत्रिक को डराने की कोशिश करती तो कभी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती। लेकिन तांत्रिक जानता था कि अगर उसने डरकर यह पूजा रोकती तो कमला को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वह लगातार मंत्रों के साथ पूजा को पूरा करता रहा। हवेली के अंदर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमला के अंदर मौजूद शक्ति उस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती। आखिरकार पूजा अपने अंतिम समय तक पहुंच गई। कुछ ही देर बाद कमला के शरीर से वह ताकतवर शक्ति बाहर निकल गई। कमला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले जैसी नॉर्मल कमला थी। इस घटना के बाद तांत्रिक सूरज प्रभाकर से मिला और उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि कमला के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे सिर्फ कोई नॉर्मल शक्ति नहीं थी, बल्कि इस पूरे मामले में विराज प्रभाकर ने ताकतवर शक्ति को बुलाया था। जब परिवार को सारी सच्चाई पता चली तो मामले ने एक अलग ही रूप ले लिया। आखिरकार विराज को उसके किए की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। कमला को तो उस बुरी शक्ति से छुटकारा मिल गया, पर प्रभाकर परिवार की हवेली अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब आज भी डर पैदा करता है। आखिर वह शक्ति हवेली में आई कहां से? विराज ने बेसमेंट में ऐसा क्या किया था? और कमला को ही उस शक्ति ने अपना निशाना क्यों बनाया? शायद इन सवालों के जवाब उस पुरानी हवेली की दीवारों में कहीं छिपे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि कमला की स्टोरी सिर्फ एक हॉरर गेम की स्टोरी नहीं लगती। यह एक ऐसी स्टोरी है जिसमें प्यार, लालच, रहस्य और एक डरावनी शक्ति आपस में जुड़ जाते हैं। तो यह थी कमला हॉरर गेम के पीछे छिपी हुई बैक स्टोरी। अगर आपको ऐसी ही हॉरर गेम्स की स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।